यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी, उनमें से कोई है ऐसा कि जो डीप लर्निंग को कैसे कंसीडर करता है या एआई को कैसे कंसीडर करता है, अपनी अपनी अप्रोचेस अगर बताएं तो बस फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, मतलब अगर हम ये कहें कि हाउ यू परसीव एआई, सो व्हाट इज योर परसेप्शन? अर्शी, तुम एक्सप्लेन करोगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें एआई को एक्सप्लेन करना है। जो भी तुम्हारी परसेप्शन है एआई के मुतालिक, तुम्हारी अपनी परसेप्शन क्या है? तुम क्या समझती हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है। आर्टिफिशियली मतलब लाइक जिस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी मेथड को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी मशीनों को उस तरीके से ट्रेंड कराना, जैसे एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, कुछ रूल्स लेता है, कुछ मतलब जो हम सीखते हैं, हमारी जब हम जब छोटे होते हैं, हम देखते हैं चीजों को, हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है। तो जैसे छोटा सा बच्चा होता है, वो मुख्तलिफ डेटा गेट कर रहा होता है अपने अंदर, और जैसे जैसे बड़े होता जाता है, तो वो मुख्तलिफ सवाल कर करके मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो समझो कि वो एक लेबल लेता जाता है। जो चीजें वो देख रहा है वो सैंपल्स हैं, और जो ले रहा है वो लेबल्स हैं। इसी तरीके से हम अपने मॉडल को भी इसी तरह से ट्रेन करते हैं कि हम उसको डेटा देते हैं आर्टिफिशियली तरीके से, और उससे जो हम चीजें निकालते हैं, तो इट्स कंप्लीटली लाइक एआई। उसमें एआई के अंदर, एआई डोमेन में जो आ जाता है, मशीन लर्निंग भी आ जाती है, डीप लर्निंग भी आ जाती है। पहले तो एआई के अंदर मशीन लर्निंग ही थी, जिसमें हम रूल्स और डेटा देते थे और उनसे आंसर को गेट करते थे। इसी तरीके से ये काम करते करते जब डेटा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, तो उसमें क्या हुआ, हम डेटा देते हैं और लेबल भी देते हैं और उसकी ट्रेनिंग करा देते हैं। अच्छा, वो अपनी ट्रेनिंग के जरिए ही प्रेडिक्शंस करता है। तो ये सारी डोमेन्स लाइक ये जो मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, ये सब And किस में आ जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन हम किसी भी चीज को एज अ ह्यूमन की तरीके से ट्रेंड करें और वो ह्यूमन की तरीके से परफॉर्म करे, रिस्पॉन्स करे। इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, यहाँ पे कोई और है जो जो अपनी परसेप्शन के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करना चाहेगा? अदरवाइज हम आगे जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हम अगर ये सोचें कि हमें मशीन को इमिटेट कराना हो कि वो ह्यूमन लाइक बिहेव करे, मतलब और ह्यूमन का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक फीचर है वो ये है कि खुद से डिसीजन लेना। तो खुद से डिसीजन मशीन्स नहीं ले पाती थी, हमें उसको ऑन ऑफ करना पड़ता था, उसको प्लान करना पड़ता था। फिर हमने इंटीग्रेट किया इसमें कि हम गए और हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दी और वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करता गया। फिर अब उसके बाद ये सोचा गया कि भाई अब ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास ऑलरेडी है इसको ऑटोमेट कैसे कर देंगे। तो अब अभी तक उस पे काम हो ही रहा है और मुख्तलिफ तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो हम अगर ऐसे देखें कि एआई में कौन सी कैटेगरीज आती हैं, तो मैम ने बहुत अच्छा बताया कि मशीन लर्निंग है, उसमें डीप लर्निंग है। और अगर हम सारे ही लोग डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस लेते हुए आ रहे हैं या हमने पाइथन की बेसिक्स भी पढ़ी हैं, तो हम बार बार ये पढ़ते हैं कि पहले ये था और उसके बाद इसको यहाँ पे इसकी कोई एंड पॉइंट आ गया या प्रॉब्लम को समझा गया कि ये प्रॉब्लम है, तो अब उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो जैसे नमपाई थी तो नमपाई सिर्फ नंबर्स में काम कर रही थी पहले, तो फिर पेंडास का डेटा फ्रेम वो करा दिया, इंट्रोड्यूस किया और उसके साथ उसकी मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज भी आ गई। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग इनफ नहीं था उन चीज़ों को करने के लिए।
तो फिर डीप लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ और जब उसने बड़े डेटा के ऊपर अच्छा काम करना शुरू किया तो उसको हमने अडॉप्ट किया। और अब ऐसा है कि ज़्यादातर काम हमें डीप लर्निंग पे ही मिल रहा होता है और डीप लर्निंग पे ही हम काम कर रहे होते हैं। पहले मशीन लर्निंग में सिंपली इसी तरीके से था कि फॉर एग्जांपल पिक्चर्स का डेटा है तो पिक्चर्स का डेटा हमने उसको दिया और उसने उसकी लर्निंग की। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे महर्षि ने बताई कि हम बचपन से लेकर अब तक अगर हमने 5000 तरह की बिल्लियां देखी हैं, तो अब अगर हमें कोई बिल्कुल अलग ब्रीड की बिल्ली हमें दिखाए या अलग ब्रीड का कुत्ता या कोई भी जानवर हो, कोई भी बर्ड हो, कुछ भी हो दिखाए, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि जनाब ये कैट ही है या ये कोई ये वाला ही बर्ड ही है। इसी तरीके से हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो अननोन डेटा के ऊपर इसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे एक आम इंसान अपनी नॉलेज के मुताबिक रिएक्ट करता है, यानी कि अनसीन डेटा के ऊपर उसको पता होता है कि कैट है या डॉग है क्योंकि उसने इतने फीचर्स रीड कर लिए होते हैं। हमारे लर्निंग प्रोसेस की तरह इतना सारा लर्निंग प्रोसेस उसके साथ हो चुका होता है। 5000 10,000 पिक्चर्स हम जब रीड करा देंगे उसको, हाँ, लेकिन हमारा लर्निंग प्रोसेस सालों पे होता है और उसका लर्निंग प्रोसेस कुछ मिनट्स में हो जाता है। और डिपेंड मशीन पे भी करता है कि कौन सी मशीन है, कौन सा सर्वर है, तो उससे जल्दी भी हो सकता है। देन हम डीप लर्निंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं अब। um, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट नेम जो है लेडी एडा लवलेस का है, जिन्होंने इसको 18 आई थिंक ऑल दो इसकी जो विजन है वो 1840s या 1830s से जो है वो स्टार्ट हो गया था। और इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू इन्होंने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था जो कि फिर ब्लेस पास्कल के इससे शायद एफिलिएटेड था या वहाँ से आ रहा था। तो ये उनकी रिमार्क्ड इन्वेंशन है जिसको हम एनालिटिकल इंजन कह सकते हैं। अच्छा, ये कहता है हैज नो pretensions whatever to originate anything, it can do whatever we know how to order it to perform। ये ओरिजिनेट नहीं करता था किसी चीज को, लेकिन बस हम जो उसको ऑर्डर करते थे वो परफॉर्म कर लेता था। इट प्रोविंस इज असिस्ट अस इन मेकिंग अवेलेबल व्हाट वी आर ऑलरेडी एक्वेंटेड विद। हमें सिर्फ वो चीजें देता था जो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद थी। जैसे अगर हम ये कोई अंदाजा लगा लें या उसको टेक्सचुअल फॉर्म में हम ये देख लें कि ये इतनी नंबर्स हैं और इसका आंसर ये आएगा, तो वो हम उसको हमें पहले से पता हो और एज्यूम कर लिया हो और उसके बाद जो है वो उसको हम परफॉर्म करा दें उससे। और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि वो इंसान नहीं कर रहा था, वो एक मशीन कर रही थी। 178 ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, अभी तक उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे काम में है। हम जनरल पर्पस कंप्यूटर को ह्यूमन, अच्छा, अभी भी हम ये इसको पूरी तरीके से ह्यूमन की जो लाइक थिंकिंग है उसको हम अच्छी तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं और ना ही अभी हम उस चीज को अच्छी तरीके से देख पाए हैं कि जो बैक एंड पे जो काम हो रहा होता है। बस आप जाइए। टेक्निक अच्छा, अब ये कहते हैं कि जैसे पहले इस तरह से क्लासिकल प्रोग्रामिंग क्या थी, रूल्स थे, डेटा था और आंसर्स थे। उसके बाद मशीन लर्निंग क्या थी, डेटा है, आंसर्स है और रूल्स है। थोड़ा सा ये डिफरेंस था कि हम डेटा भी उसको मशीन लर्निंग में डेटा भी दे रहे होते हैं और आंसर हम इस तरीके से दे रहे होते हैं कि जैसे अगर हमें ये पहले से पता है कि ये यस है या ये नो है, तो हमें पहले से पता होता है कि किस कैटेगरी में जाएगा और रूल्स हम बता रहे होते हैं। और लेकिन हमें लर्निंग क्या करानी होती है, मशीन को लर्निंग करानी होती है कि उसको भी पता हो। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है। ये सारे मशीन लर्निंग एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेट करती है, लेकिन अगर हम देखें कि हर मैथमेटिकल रूल क्या इसके ऊपर अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसके ऊपर फॉल करती हैं।
अच्छा, इसमें सबसे पहले हम एक चीज देख लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ही हम देखेंगे। हम बार बार बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क की, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की। उसमें हम बात करेंगे नोड्स की। नोड्स के अंदर हमारे पास डेटा होगा, वहां से इनपुट डेटा नोड्स के अंदर जाएगा। वहां पे उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, जो कि इंसानी दिमाग में नहीं हो रही होती। इंसानी दिमाग किसी भी इमेज को एज अ इमेज लेता है, एज अ नंबर्स नहीं लेता। लेकिन वहाँ फर्क ये है, और यही बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का और उन न्यूरॉन्स का फर्क है, कि वहाँ पे कंप्यूटर में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको मैथमेटिकली ले रहे होते हैं। मैथमेटिकली लेके वहाँ पे वो वेट जनरेट करते हैं, और डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस हो रहे होते हैं। और उसके बाद जो वेट्स जनरेट हो रहे होते हैं उसको वो अगली अगली जो लेयर है उसमें ट्रांसफर कर रहा होता है। उसके बाद उससे अगली लेयर में और आखिरी लेयर जो होती है उसकी आउटपुट लेयर होती है, जहाँ पे उसका आंसर जनरेट हो जाता है। तो अर्शी, तुम भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, न्यूरल नेटवर्क को, ताकि ये बात थोड़ी सी और डिटेल में चली जाए। अनम, किस चीज को? मैं दरअसल यहाँ थी नहीं, सॉरी। न्यूरल न्यूरल नेटवर्क को अपने अपने हिसाब से, अपने परसेप्शन के हिसाब से डिस्क्राइब कर दो। न्यूरल नेटवर्क को, हम्म। न्यूरल नेटवर्क इसी तरीके से एक तुमने इनको ये एग्जांपल दी, इस स्पेक्ट्रम और जो हम लेते हैं न्यूरॉन से, जिस तरीके से हम उसके कनेक्शंस बनाते हैं। नहीं, तुम अपने अपनी परसेप्शन के मुताबिक बता दो, क्योंकि ये तो ऑलवेज अंडर डिस्कशन रहेगा ना। न्यूरल न्यूरल नेटवर्क को तो हम बहुत टाइम डिस्कस करते रहेंगे, वो समझ में भी अच्छे से आएगा। तुम बताओ। न्यूरल नेटवर्क को हम इस तरीके से लेते हैं कि जितने हमारे समझो फीचर्स होते हैं, ठीक है, जितने हमारे फीचर्स होते हैं उतने ही हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर जैसे हमने पिछला जब मॉडल ट्रेन करा था उसके 20 फीचर्स थे, तो उसमें से हमने टेम्परेचर लिया था और एक ह्यूमिडिटी ली थी, और उसको जो हमारा टाइम सीरीज था उसको तो हमने इंडेक्सिक पे डाल दिया था, लाइक उसको एज अ सैंपल ले लिया था। तो बेसिकली उसमें हमने 3 फीचर्स लिए थे। तो अगर हमें किसी चीज की मॉडल्स मतलब एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है, तो समझो उसमें हमारे 3 न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, जो आगे जाकर मतलब वो न्यूरॉन्स में जो मतलब वो लाइक उसमें टेम्परेचर आ गया, उसमें ह्यूमिडिटी आ गई, और एक और क्या था उसमें कल, इसी तरीके से मतलब हम उसको आगे उसके कनेक्शंस बनाएंगे, जो आगे डेटा जाएगा, जो उसको आगे जाके रीड करेगा उन पॉइंट्स को जाकर स्ट्रक्चर बनेगा। मैं थोड़ी सी ना अभी मैं चीज को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में नहीं थी तुम लोगों के साथ ना। अभी मैं यही हूँ, तुम अनम थोड़ा सा कंटिन्यू करो ताकि मैं चीजों को तुम्हारी देखूं कि तुम क्या करा रही हो, तो वो फिर मैं आगे से कंटिन्यू करूंगी। अच्छा, अगर हमने डीप लर्निंग को थोड़ा सा और इन डेप्थ में समझना हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझने होंगे कि डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग की अप्रोचेस में क्या फर्क है। फर्स्ट वी नीड सम आइडिया ऑफ व्हाट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डू। पहले हम ये देखते हैं कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम क्या काम करता है। और बेसिकली इसमें डिफरेंस एल्गोरिथम का ही है। डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग के बीच में जो डिफरेंस है वो एल्गोरिथम का है। क्योंकि ये बात हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जो CNN होता है, यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है, वो भी एक एल्गोरिथम है, कि जिसके जिसके तरीके से हम किसी मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं। वी जस्ट स्टेटेड दैट मशीन लर्निंग डिस्कवर्स रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ डेटा प्रोसेसिंग टास्क। हमने क्या पहले पढ़ा है कि मशीन लर्निंग क्या डिस्कवर किया था, कि कैसे किसी भी रूल्स को, कैसे किसी प्रोग्राम को, कैसे किसी कोड को एग्जीक्यूट करना है, उसका प्रोसेसिंग का टास्क क्या होगा। अब इसकी एग्जाम्पल अगर हम एक्सपेक्ट करें तो क्या हो सकती है। हमें 3 चीजें पता है। एक, इनपुट डेटा पॉइंट्स, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट, और अ वे टू मेजर वेदर द एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब। पहली चीज कि हम देखेंगे जो हमने इनपुट डेटा दिया है उसके पॉइंट्स क्या है, डेटा पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ फॉल कर रहे हैं। दूसरा, जो जिस पे हमने काफी बात भी की थी, कि अगर एक फीचर के अंदर ज्यादा डेटा होता है
एक में कम होता है, वहां पे हम उसको फिल ना से वैल्यूज पुट करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं कि ये फीचर काम का नहीं है तो उसको हटा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनपुट डेटा के अंदर आ जाती है। फिर ये कहता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। अब अगर दो एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो हमें पता है या तो कैट होगा या डॉग होगा। अगर 10 एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो भी हमें पता है कि 0 से 9 तक के नंबर्स हमने पहले से उसको दिखाए हुए हैं, उसको लर्निंग कराई हुई है। तो अब इनमें से एक नंबर ही होगा जिसको वो चूज करेगा, कि जैसे अगर हम 4 हैंड रिटन डिजिट्स में 4 लिखा हुआ दिखाते हैं या 9 लिखा हुआ दिखाते हैं, तो वो ये बताएगा या तो ये 4 है, नहीं सही बताएगा। अगर 97% उसकी एक्यूरेसी है तो सही बताएगा कि ये 4 है या 9 है या 3 है या 5 है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि हमने ये देखना है, आखिरी चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इस एल्गोरिथम ने सही से काम किया है या नहीं किया, ये डूइंग इट इट एल्गोरिथम इज डूइंग अ गुड जॉब और नॉट। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द एल्गोरिथम करंट। अच्छा, ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम बार बार पढ़ेंगे समझेंगे, कि एल्गोरिथम करंट आउटपुट एंड इट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट, जिसको हम कहते हैं लॉस। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम पहले से मॉडल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे मॉडल की 98% एक्यूरेसी चाहिए है, और मॉडल हमें रन होने के बाद 96% एक्यूरेसी दे रहा है। तो 96 से 98 के बीच का जो 2% है उसको हम क्या कहेंगे, लॉस। ये वाला वो लॉस है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अभी हम उन चीजों पे नहीं जाएंगे इसलिए कि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन हम बहुत सारे, जैसे हम डेटा को देखते हैं, क्या उसको एगमेंटेशन की जरूरत है, क्या नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, क्या कोई जनरलाइज का कोई कोई हम अडॉप्ट करेंगे कोई फीचर। लेकिन बहरहाल यहाँ तक इसने इतना ही बताया, तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी है और जो हमारे मॉडल का आउटपुट आया है उसके बीच का जो फासला है उसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है। A machine learning model transforms its input data into meaningful output, a process that is learned from exposure to known example of input outputs. Therefore, the central problem in machine learning and deep learning is to meaningfully transform data. तो फिर अगर हम ये देखें कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर हम जनरल पर्सपेक्टिव में देखें, भले से हम डीप लर्निंग में काम कर रहे हो या हम मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, तो क्या हम मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा कर पाए। मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा से क्या आप समझते हैं कि अब वो डेटा उस फॉर्मेट में है जहां पे वो उसको पहचान पाया कि कैट है कि डॉग है। तो अगर अदर वर्ड्स में हम पूछें, टू लर्न यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस फॉर द इनपुट डेटा एट हैंड, रिप्रेजेंटेशंस दैट गेट अस क्लोजर टू एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो फिर अदर वर्ड्स में अगर आप देखें, ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से। आपका डेटा आपके पास आया किस फॉर्म में है, जिसपे हम तीन तीन मॉडल से बात कर रहे हैं। अगर तो वो डेटा बिल्कुल साफ सुथरा है और वो उस कंडीशन में है जहां मॉडल पे अच्छा रन, एक तो डेटा इतना इस हद तक प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपका मॉडल ही नहीं रन करता। वो कहता है कि यहाँ पे इसके फीचर्स कम है, फीचर्स ज्यादा है, या इसकी स्प्लिट उस तरह से नहीं हुई हुई जैसे आपका मॉडल का एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। एक डेटा ऐसा होता है कि आपका मॉडल तो काम करता है, लेकिन उसकी जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे होते जैसे रिजल्ट्स आपको चाहिए। तो ये कहता है कि एक्यूरेसी डिपेंड करती है इस चीज पे कि आपका डेटा किस फॉर्मेट में आपके पास है। अगर आपका डेटा अच्छा है तो उसको हम कहते हैं मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, और अगर वो मीनिंगफुली ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि और हम आगे जाएं तो हम रिप्रेजेंटेशन से क्या समझते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम डिफरेंट वे में जो हमारा डेटा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होता है, हमारे पास वॉइस वाला डेटा होता है, हमारे पास
पिक्चर्स वाला डेटा होता है। पिक्चर्स वाले डेटा को हम अदर और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ग्रे स्केल डेटा होता है जिसमें वाइट और मतलब वाइट और ब्लैक दो ही कलर होते हैं जिनके डिफरेंट ह्यूज को हम जो है वो देख रहे होते हैं, और उनके नंबर्स भी होते हैं। आई थिंक अर्शी को ज्यादा इसके बारे में और अच्छे से पता है। और जो आरजीबी डेटा होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि वो हमारा कलर डेटा होता है। तो उसको हम कहते हैं HSV फॉर्मेट, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू। अब ये अब यहाँ पे जो ये बात कर रहा है ये सिर्फ दो तरह के डेटा की बात कर रहा है। आई थिंक ये सिर्फ ग्रे स्केल और RGB फॉर्मेट के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि अब इसमें जो डिफरेंट टास्क आपके पास आते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट्स आपके पास डिफरेंट होती हैं। तो उसमें अगर आपका डेटा RGB है या आपका डेटा HSV है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगी। तो आपको फाइंडिंग उसकी एक बेटर अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन जो है पता करनी होगी इनपुट डेटा की, और फिर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ द डेटा दैट मेक amenable टू टास्क एट हैंड। तो फिर अगर उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेहतर सूरत में उसी वक्त हो सकती है कि एल्गोरिथम में हमारे पास ऑफ कोर्स एक कोड होता है। कोड जो होगा उसमें हम अकॉर्डिंगली, अगर हमारे पास HSV डेटा है तो हम अकॉर्डिंगली वैसा कोड, वो कोड होगा, वहां पे चेंजेस होंगे। और RGB होगा तो डिफरेंट होगा कोड में। वहां पे एक जहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि ये इसकी डायमेंशंस, इस डेटा की डायमेंशंस 3 है, 3 डायमेंशन से आप समझ जाते हैं कि ये कलर, तो वो कलर डेटा है। तो वहां जहां मेंशन करेंगे तो अकॉर्डिंगली आगे भी जो कोड होगा उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस करने होंगे आपको। अच्छा, तो एक लेकिन चीज ये, मैं थोड़ी सी ऐड करूंगी यहाँ पर हाँ, कि ये थ्री डायमेंशन आप लोग किस तरह से समझ रहे हो कि कलर डेटा है, और अगर कलर डेटा नहीं है तो आप फिर किस तरह से सोचते हो कि वो टू डायमेंशन होगा? किसी को इस चीज का आइडिया है? नहीं, यहाँ पे तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर RGB वाला आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, तो अगर आप अपने मॉडल को बोलेंगे कि मुझे इसमें से रेड वाले पिक्सल्स ढूंढ के दो, तो उसके लिए ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज वो हम्म। डेटा जो है कैटेगराइज्ड है एज रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि कलर फॉर्मेटिंग में पिक्चर के उसने हम्म। दी है। और ह्यू सैचुरेशन और वैल्यू वाला जो है, उसके अंदर ये कि अगर आपने पिक्चर की सैचुरेशन बढ़ानी है या शार्पनेस इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो वो तो अगर हम्म। HSV डेटा फॉर्मेट में होगा तो ह्यू की वैल्यू, सैचुरेशन की वैल्यू वो टेबल में आपके पास होगी आपके डेटा के अंदर। तो वो मॉडल के लिए ज़्यादा इजी होगा वो करना उसको, बिकॉज तो हम्म। इस ये वाली बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, नहीं ये बात तो हो रही है, लेकिन जैसे अभी अनम ने कहा ना कि लाइक अगर कलर फॉर्मेट में है डेटा हमारा तो मतलब वो थ्री डायमेंशन पे चला गया, और अगर सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है तो वो हमारा मतलब वो टू डायमेंशन पर डेटा पड़ा है। हाँ, तो वो उसमें उसका मतलब ये है कि उसकी जो अरे है उसके अंदर वैल्यूज जो है वो तीन है, एक रेड की वैल्यू है, एक ग्रीन की वैल्यू है, एक ब्लू की वैल्यू है। और वो जो ब्लैक एंड वाइट वाला वो 2D होगी, क्योंकि उसमें दो एक ब्लैक की वैल्यू है, एक वाइट की वैल्यू है, कितना परसेंट वाइट है, कितना परसेंट ब्लैक है। यस। ठीक। चलो आगे। सही, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। और क्या इम्पोर्टेंट बात है जो बतानी चाहिए है? मैं इतना ज्यादा इस टेक्स्ट को नहीं पढ़ रही। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं द डीप लर्निंग, वाई डीप लर्निंग इज डीप लर्निंग। हाँ, अभी कहते हैं टेक ऑन लर्निंग representations फ्रॉम डेटा दैट पुट्स एन emphasis ऑन लर्निंग सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इंक्रीजिंगली मीनिंगफुल representations। अच्छा अर्शी, अगर हम इसको डिस्क्राइब करें कि मशीन लर्निंग में हम लर्निंग करा रहे थे और उसको हम ये कहते थे कि ये पिक्चर्स हैं, अभी भी हम लर्निंग ही करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर्स हैं और वो लेयर्स के थ्रू वो एक लेयर से दूसरे लेयर में आउटपुट की तरफ जा रही हैं। तो वो ये हमारी मशीन लर्निंग से अगर हम ये पूछ सोचें कि ये कैसे बेहतर है, तो वो क्या चीजें हैं जो इसको ज्यादा बेहतर बना रही हैं? लाइक अगर हम CNN को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि उसके अंदर हमारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और वो जो फिल्टर्स होते हैं वो पता नहीं, आई थिंक 13 है या 14 है, वो आगे ये बताएंगे ना जो फिल्टर लगे हुए होते हम्म। हैं।
हम उन फिल्टर्स को ऐड कर देते हैं, वो फिल्टर्स उस पैटर्न पे काम करते हैं, वो पैटर्न के जरिए रीडिंग करते हैं। मशीन लर्निंग में पैटर्न पैटर्न लर्निंग नहीं होती है। तो इस वजह से वो जब पैटर्न को रीड कर लेते हैं ना, अब पिक्चर टेढ़ी हो, सीधी हो, उल्टी हो, वो उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो पैटर्न लर्निंग करते हैं। जैसे बिल्ली के कान है, तो कानों के वो एजेस को रीड कर लेंगे, उसकी दो आंखों को रीड कर लेंगे। अब बिल्ली की तस्वीर उल्टी करके दिखा दोगे तो भी वो उसको रीड कर लेंगे कि बिल्ली की शक्ल में दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, और ऊपर कोनों, मतलब नोकों की तरह निकले हुए कान होते हैं। तो वो जो फिल्टर होते हैं ना, वो फिल्टर बेसिकली वो इस तरीके से चीजों को रीड करते हैं कि वो पैटर्न पैटर्न वॉइस लर्निंग कर लेते हैं। तो उसमें जो होता है, उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है। जबकि मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में मतलब क्योंकि उसमें फिल्टर नहीं लगे हुए होते, उस तरह का सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क नहीं होता उसमें, तो वो इस तरीके से उसकी एक्यूरेसी उस तरह से नहीं होती जिस तरीके से अब हम कंप्यूटर विजन पर जब जाते हैं तो विजन पे ज्यादातर ये डीप लर्निंग के मॉडल यूज होते हैं, लाइक CNN, VGG16, इस तरह के जो उसके ऊपर ट्रेंड हुए हुए हैं। उसमें यही चीज है कि उसमें फिल्टर लाइक पैटर्न रीडिंग हो रही है, दैट्स व्हाई। और इसीलिए इसको हम मशीन लर्निंग की लर्निंग को समटाइम्स शैलो लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि शायद वहां पे वो लर्निंग उस तरीके से नहीं हो सकती जिस तरीके से डीप लर्निंग में पॉसिबल है। इसकी जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स इसकी डेप्थ कहलाती हैं। अगर हम ये पूछें कि डेप्थ ऑफ द लेयर्स क्या है, तो आई थिंक हम बता सकते हैं कि इसमें 3 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, एंड सो ऑन। न्यूरल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है लिटरल लेयर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अगर स्टैक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्टैक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिस तरीके से एक के ऊपर एक कोई चीज रखी हुई हो। अम, इसकी एग्जाम्पल ज़्यादातर एक फुलिश एग्जाम्पल है, लेकिन बड़ी अच्छी भी है एक तरह से, कि अगर हम रोटियों को मिसाल दें कि एक के ऊपर एक जिस तरह से रोटियां रखी होती हैं, तो वो एक स्टैक का स्ट्रक्चर है। द टर्म न्यूरल नेटवर्क रेफर्स टू न्यूरोबायोलॉजी, बट ऑल्दो सम ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन डीप लर्निंग वर डेवलप इन पार्ट ऑफ द ड्राइंग इंस्पिरेशन फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। अब ये कहते हैं कि जो न्यूरल नेटवर्क है इसको हम ज्यादातर न्यूरोबायोलॉजी से रेफर करते हैं, कि ये तो शायद कोई वैसी ही चीज है जैसे इंसानी एक दिमाग होता है लेकिन इसको समझने के लिए ज्यादातर एक इंस्पिरेशन जो मिलती है वो हमें इंस्पिरेशन एक पिक्चर से मिलती है, कि पिक्चर किस तरीके से हमारी डिफाइन पिक्चर के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से है। यू मे कम अक्रॉस पॉप साइंस आर्टिकल्स। अच्छा, यहाँ पे ये सारी वही कहानी कर रहा है कि बहुत सारे आपको साइंस आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे कि ये बायोलॉजी और ये वाली डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी डीप लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तकरीबन ये बात ऑलमोस्ट पता ही होती है कि इसका ताल्लुक न्यूरो बायोलॉजी से नहीं है। इसका ताल्लुक एक मशीन लर्निंग का ही एक सिस्टम है, जिसको हमने ज़्यादा एडवांस करके डीप लर्निंग कर दिया, जिसमें लेयर्स होते हैं, और उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये डीप लर्निंग है और ये मशीन लर्निंग है, उनको उनके नाम भी अलग कर दिए कि अंडर अंडर AI जो है वो ये दोनों चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक ओरिजिनल इनपुट है 4। इस वाले मॉडल को हम इस वाली किताब में देखेंगे। ये एक मॉडल है जिसमें 0 से 9 तक के हैंड रिटन डिजिट्स है, और इन डिजिट्स को वो के कुछ शायद 2500 या 5000, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग, सैंपल्स हैं। उन सैंपल्स को एज अ इनपुट डेटा यहाँ पे ये देगा, और ये 4 लेयर्स में से निकल के ये इसको जब ये फाइनल आउटपुट लेयर में जाएगा तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये 4 है। और इस ये सिंपलेस्ट वे में इसका CNN का आर्किटेक्चर बताया हुआ है, और इसी आर्किटेक्चर को हम जैसे आगे जाते जाएंगे और हम इसको डिस्कस करते जाएंगे कि कौन मतलब लेयर्स में किस तरीके से डेटा जा रहा है, और समहाउ हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस भी देखेंगे। आई थिंक उसका वीडियो है एक बहुत अच्छा सा, जिसमें पूरा उसकी मैथ्स को समझाया हुआ है कि किस तरीके से ये अंदर काम कर रहा होता है।
You can think of a deep neural network as a multi-stage information distillation process. Yes, ये बड़ी मजेदार बात है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस में इंफॉर्मेशन डिस्टिल किस तरीके से हो रही थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके एक्चुअल डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखें कि जिस प्रोसेस में जब हम पानी डालते हैं, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है वो ऐसा होता है कि सबसे ऊपर जो उसकी लेयर होती है वो पत्थरों की होती है। उससे नीचे थोड़ा कोई वो छोटे पत्थर होते हैं, फिर वो बजरी होती है, और फिर वो बारीक बारीक सा कुछ जो है वो सैंड या इस तरह की चीज होती है, और ऊपर से पानी डालते हैं, तो वो आइस डिस्टिल्ड होते होते जब वो नीचे से निकलता है तो वो बिल्कुल एक प्योर वाटर होता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो उसी उससे ये इसको मतलब को रिलेट कर रहा है, बता रहा है वेयर इंफॉर्मेशन ग्रोस थ्रू सक्सेसिव फिल्टर्स and comes out increasingly purified, that is useful with regards to some tasks। हम अपने डेटा को इस तरीके से प्योरीफाई कर लेते हैं, मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं उसकी, कि अब वो किसी टास्क के लिए, या तो वो टास्क कंप्लीट हो चुका है और या वो उस टास्क के लिए तैयार है। तो यहाँ पे फिर ये ओरिजिनल इनपुट दे रहा है, और फर्स्ट लेयर में बता रहा है, फर्स्ट लेयर में फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, फिर सेकंड में, फिर थर्ड, और फिर उसके बाद ये दूसरे लेयर में गया है, और दूसरे लेयर में क्या, और फिर थर्ड लेयर में जाके जो फोर्थ लेयर है उसमें उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे अभी तक इन्होंने कनेक्शन की बात नहीं की, ये बताएंगे आगे इस चीज को। यहाँ पे इन्होंने जो लाइंस है उससे इसको बता दिया है कि कैसे कनेक्टेड है। ये वाली जो फर्स्ट लेयर है वो सेकंड लेयर से कैसे कनेक्टेड है, और सारा डेटा सेकंड लेयर से थर्ड में कैसे जा रहा है, और फिर एक मीनिंगफुल फॉर्म में आके ये फोर्थ लेयर में आ गया है। सो दैट्स व्हाट डीप लर्निंग इज एक्चुअली। ये सब कुछ है, और इसी की बहुत सारी डिटेल्स है जो हम मुसलसल देखते हैं और देखते रहेंगे। सो दैट्स व्हाट डीप लर्निंग इज, टेक्निकली अ मल्टी स्टेज वे टू लर्न डेटा रिप्रेजेंटेशंस। डीप लर्निंग टेक्निकली यही है कि इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें हम डेटा रिप्रेजेंटेशंस को आगे की तरफ लेके जाते हैं। इट्स सिंपल आइडिया, बट एज इट टर्न्स आउट वेरी सिंपल मैकेनिज्म सफिशिएंटली स्केल्ड कैन एंड अप लुकिंग लाइक मैजिक। लेकिन जब ये एंड में जाता है तो बहुत मैजिकल इसके आउटकम्स होते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें कि हम सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि डीप लर्निंग वर्क कैसे करता है, तो एट दैट पॉइंट हम ये कह सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा टारगेट हो कि कैट है, व्हाट इज डन बाय ऑब्जर्विंग मैनी एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड टारगेट, यू मे also know that deep learning network do this input to target mapping where deep sequence of simple data transfer layer। ये वही बता रहा है सारी चीजें कि अगर हमने टारगेट करना है कैट को, तो वो डिफरेंट लेयर्स में से उसका डेटा निकलेगा, एंड दीज, और फिर वो लर्निंग प्रोसेस होगा, और फिर वो एक्सपोजर, उसका एक्सपोजर होगा एग्जाम्पल्स की तरफ। नाउ लेट्स लुक एट हाउ इट्स लर्निंग हैपेंस। अच्छा, ये अच्छा भी सारी अदम, चीजें। हाँ। ये अभी ये बात हुई थी ना, ये 2D और 3D डेटा की ना, तो उसमें हम्म। इस बच्चे ने बोला था कि ये वो कलर चैनल जो होते हैं तो वो थ्री, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पता नहीं मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ या तुम लोगों ने भी इसी तरीके से लिया है कि कलर चैनल की जो इसने बात करी थी कि वो तीन होते हैं तो इसलिए वो 3D है। नहीं, हम्म। ऐसा नहीं है। मतलब 2D डेटा रॉ एंड कॉलम को कहते हैं, ठीक है। कॉलम कितने हैं, फीचर्स कितने हैं, और सैंपल्स कितने हैं, ठीक है। नहीं, तुम बात सर्चिंग ये नहीं, एक मिनट, सर्चिंग ये नहीं करो, सर्चिंग ये करो कि अगर हमारे पास ग्रे स्केल डेटा है, अभी हम अगर हम टेक्सचुअल डेटा को साइड पे कर दें, अगर हमारे पास ग्रे स्केल डेटा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो 2D होगा कि नहीं होगा, हाँ, या वो 1D टू होगा? डी होगा। वो 1D होता है, आई हाँ थिंक। सॉरी, हाँ ठीक है, 1D, वन हम्म। डायमेंशन है। वो हाँ वन ठीक है। डायमेंशन होगा। हाँ ठीक है। और 3D डेटा जो होगा हमारा कलर डेटा होगा। हाँ, और क्योंकि अगर उसमें हम चैनल ऐड हो जाते हैं। हाँ, और अगर हम टेक्सचुअल डेटा की बात करें, फिर वो 2D डेटा होगा, क्योंकि हाँ उसकी रो एक्स और वाई की जो वैल्यूज है, यानी रोज और कॉलम्स को तो हम हाँ फिर उस तरह से देखेंगे कि ये 2D है। हाँ ठीक है। ठीक हाँ। है। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे लेयर्स के मुतालिक कोई चीज ऐड करनी है जो मैंने ना बताई हो? नहीं, पर लेयर्स तो वो तुमने ऊपर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। मतलब उसमें इसी तरीके से हो रहा है लेयर में कि अपडेट जनरेट होते हैं, वो लर्न करता है इसी तरीके से।
लेकिन जब मतलब लाइक हम पढ़ रहे थे ना, मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि ये लेयर, कितनी लेयर्स लगेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये फीचर्स किस तरीके से जाएंगे। तो वो जैसे वो हाँ। वन में दिखा रहा है कि वो मतलब वो उसने 4 कनेक्शंस बनाए हुए हैं, तो जैसे ये ऐसी फेक कनेक्शंस हैं समझाने के हम्म। लिए। वो जितने नहीं फीचर्स तो होंगे हम, उतने उतनी नोड्स होंगी। हाँ हम तो सब सीख ही रहे हैं। जैसे अगर हाँ हम ये चीज इस तरीके से भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा सेम है, मॉडल सेम है, अगर हमने 3 लेयर्स बनाई है, फॉर एग्जांपल हमने 3 लेयर्स ली है, सेंटर में एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, तो हम ये हाँ भी देख सकते हैं कि 5 लेयर्स लगाने से हमें क्या आउटकम मिलता हाँ, है मतलब लेयर्स हमारी। बनाने में मतलब हम हम्म। एक्यूरेसी को वो कर रहे होते हैं, उससे फीचर्स का ताल्लुक नहीं होता। फीचर जो नहीं, होते हैं वो मैं इसका फर्स्ट एक लेयर में आपको ही मेंशन, सिंपल जितनी नोट्स एग्जांपल लगनी दूं। होती है वो फर्स्ट में ही होती हैं। सिंपल रियल लाइफ हम्म। इसका एग्जांपल जो है ना, बेसिकली वो ये है, एक व्हाई इट इज लिंक्ड विद आवर ब्रेन, हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। वो बेसिकली ये है कि जितना आपका एक्सपीरियंस होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल ले ली, सही है, एक टेनिस की बॉल भी होती है, एक पिंग पोंग की बॉल भी होती है, एक बास्केटबॉल भी होती है, एक फुटबॉल भी होती है, बट वी एज ह्यूमंस वी कैटेगराइज ऑल ऑफ देम एज बॉल्स, राइट। और हमें ये भी पता है कि ये वाली बास्केटबॉल है और ये वाली फुटबॉल है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा जो ब्रेन है उसके न्यूरल नेटवर्क के अंदर जितना जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, जितना जितना हमारा एक्सपोजर टू न्यू इमेजेस, न्यू थिंग्स आती रहती हैं, तो हमारी मेमोरी के अंदर उनके रेफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो स्टोर होते रहते हैं। तो उस तरह से फिर ये होता है कि जितने वो फिर हमारी लेयर्स बनती रहती हैं न्यूरल नेटवर्क की ना। हम्म। तो वो फिर जब हमारे पास सामने कोई नई राउंड ऐसी कर्व शीट चीज आएगी जो बॉल जैसी होगी, तो हम लोग पहले उसको एज अ बॉल आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हमारे जो दूसरे लेयर्स होंगे वो आपस में अपना इंफॉर्मेशन देंगे कि यार, अच्छा भाई, अगर उसके ऊपर जो है वो बास्केटबॉल वाले ब्राउन कलर की है तो वो बास्केटबॉल है, अगर फुटबॉल की तरह उसके ऊपर चेकर्स बने हुए हैं तो फिर ये फुटबॉल है। तो इस तरह से हमारे अलग अलग जो सारे न्यूरल नेटवर्क हैं वो आपस में जो भी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी उसको प्रोसेस करके अपने अपने उसके ऊपर इनपुट देंगे, अपना अपना उसके ऊपर जवाब देंगे कि उनको क्या लग रहा है। फिर उनका जो एक्यूमुलेटेड आंसर होगा वो फिर हम लोग उसको उस चीज़ से आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे अगर बहुत सारी अलग, एक काली बिल्ली है, एक पीली बिल्ली है, एक पर्शियन बिल्ली है, एक जंगली बिल्ली है, और उन सबको हम लोग जो है फौरन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस इतना है, हम लोग ने इतनी अलग अलग उनसे एक्सपोजर हमारा हुआ है। अब अगर ये बिल्कुल एक नया बच्चा होगा जिसने पहली दफ़ा बिल्ली देखी होगी, तो वो पहली दफ़ा उसकी एक लेयर बनेगी। फिर ऐसा जब वो और बिल्लियां देखेगा अलग अलग, तो उसकी और लेयर्स बढ़ती रहेंगी। और फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो एक टाइगर देखेगा तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये बिल्ली नहीं है, ये कुछ और चीज़ है, बिकॉज वो पहले उसके में अ, मेमोरी हाँ, नहीं हुआ होगा। इसको हम अगर कंप्यूटर के, एज फार एज आई थिंक मे बी हाँ, यू तो आर कंप्यूटर वाले उसमें 100% राइट, कंप्यूटर लेकिन वाले उसमें एज फार बेसिकली यही एज, हो जाएगा कि आपने उसको नहीं नहीं, ये जो कंप्यूटर। तुम बता रहे हो ना, ये सारा कंप्यूटर वाले उसमें होगा। वहां पे जो ब्रेन वाले न्यूरॉन्स है उसमें काम, एक इलेक्ट्रिक काइंड ऑफ अ चार्ज होता है जिससे ये हो रहा होता है। जो 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 हाँ, ये लेयर्स वाली बात है ना, ये लेयर्स वाली बात बिल्कुल एग्जैक्ट। अभी थोड़े ही अरसे पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, और वो थी भी शायद किसी पाकिस्तानी और इंडियन की। उसने पूरा मॉडल ही ऐसे ट्रेन किया था कि लाइक उसने बॉल की ना एक एक फीचर उसने कहा कि अगर इतने सेंटीमीटर की बॉल है तो वो क्रिकेट की बॉल है, अगर इतने हम्म, सेंटीमीटर की है तो वो लाइक वो वाली बॉल है जो वॉलीबॉल होती है, और अगर हम्म, उसका शेप ओवल है तो वो क्या है। और उसके बाद उसने पूरा मॉडल उस पर ट्रेन कर दिया, और उसमें आई थिंक उसने 10,000 बॉल्स की डिफरेंट उसमें पिक्चर्स दिखा दी। तो अब उसको जब उसको ऑरेंजेस दिखाए और उसको और चीजें दिखाई, और उसके बाद उसको बॉल्स दिखाई, तो उसने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये हाँ, इसकी बॉल है। और उसके बाद वो मॉडल को आई थिंक किसी प्ले के उसमें लेके गया था कि अगर वो प्ले कर रहे हैं और फिर उसके क्या पॉइंट्स होंगे, कुछ इस तरीके से। कुछ थोड़े दिन पहले ऐसे ही अरे कुछ बिल्कुल मेरा यू राइट। एक्सपीरियंस और हुआ था। इसी तरह ही दैट्स हाउ आवर ब्रेन आल्सो वर्क्स। हमारा ब्रेन, ऑब्वियसली हमारा ब्रेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा एडवांस्ड है इससे, बट जो मेन प्रेमिस है, लाइक ऑन द सरफेस दिस इज हाउ इट वर्क्स। वो जो वही न्यूरल नेटवर्क्स आपस में जो साइनेप्सेस की जो सिग्नल्स आते हैं वो यही अपने अपने सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और फिर उसके बाद वो एक आप उसको आइडेंटिफाई हमारा करते काम हमारा काम हमारे माइंड में काम जो होता है वो लेयर्स में नहीं होता, सिग्नल्स के थ्रू होता है। और सिग्नल्स एक दूसरे, जो हमारी हैं। इंट्यूशन की बिल्कुल पावर सही, है ना, आप सही कह रही हैं, जिसको वो कोई लेयर में नहीं होता, बट उसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं ना। वो जो आपको उनका न्यूरल नेटवर्क बना हम्म होता है, हम्म 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 उनमें अलग हम्म अलग लेयर्स होती हैं, बट वो कंप्यूटर वाली लेयर्स नहीं होती हैं ऑब्वियसली। वो अलग लेयर्स होती हैं, हम्म। वो आई थिंक टैंडियन से पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, इस तरह करके वो रेस लेयर्स होती हैं। रेस रेस
जो अल्फा रेस, गामा रेस और उस तरह की ये रेस होती है। बहुत खैर, सारी, मैं आपको गूगल से निकाल के देता हूँ उसका नाम यार, एक मिनट रुक जाए, उनको उन तो एक रेट्स काम होता है। करो ना, अभी हम क्लास को थोड़ा सा कैरी ऑन करते हैं, यही वाली सारी चीजें तुम ना 7 PM वाली जो क्लास है ना, उसके उसमें डाल देना, चैट पे डाल देना। सही है सही है। और इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है फाइंडिंग द राइट वैल्यू फॉर दीज वेट्स। और उसके बाद यहाँ पे अभी न्यूरल नेटवर्क को इसने हटा दिया है। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये वेट्स जनरेट होंगे। इनपुट क्या है, एक्स है। और क्या है, लेयर्स, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और आखिरी लेयर जो वाई है, जो इसका आउटपुट है, वो इसके प्रेडिक्शंस है कि प्रेडिक्ट ये क्या कर रहा है, कि आया ये चीज है कि ये चीज नहीं है। वेट्स और बाइस को जनरेट होते हुए हम खुद देखेंगे भी। एक बहुत अच्छी वीडियो है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत दफा देखी है। और वो तुम लोग भी देखना, और उसके बाद हम उसको डिस्कस भी करेंगे कि ये किस तरह, और वो पूरी एक्सप्लेनेशन है उसमें कि कहाँ कहाँ कैसे वेट जनरेट हो रहे हैं, और कैसे वो उसको एंड एंड वाले लेयर्स में किस तरीके से आता है। लेकिन वो मेरे ख्याल में 2 क्लासेस के बाद होगा या एक क्लास के बाद होगा। Control something, first you need to be able to observe it. To control the output of a neural network, you need to be able to measure how far this output is from what you expected. फिर यही बात है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन 98 की है और हमारी जो आउटकम है वो 96 आ रहा है, तो हमको ये अंदाजा लगाना होता है कि हमारे आउटपुट से, एक्चुअल आउटपुट से एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना दूर है। दिस इज द जॉब ऑफ द लॉस फंक्शन। एक फंक्शन है जिसको हम लॉस फंक्शन कहते हैं, लॉस फंक्शन कहते हैं, और इसके थ्रू हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। और इसी को हम इसी बुक में ये इसको कई दफा अलग अलग नामों से पुकारेगा, कभी लॉस फंक्शन कहेगा, कभी कॉस्ट फंक्शन कहेगा, और कभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेगा। हमें याद रखना है कि तकरीबन ये तीनों एक ही चीज है। द लॉस फंक्शन टेक्स द प्रिडिक्शंस ऑफ द नेटवर्क, द ट्रू टारगेट व्हाट यू वांटेड टू नेटवर्क टू आउटपुट, एंड कंप्यूट्स अ डिस्टेंस। ये जो हमारा फंक्शन है, ये क्या कंप्यूट करेगा कि हमारा टारगेट हमारे आउटपुट से कितना दूर है। और इसको हम यूज भी करेंगे, कैप्चरिंग हाउ वेल द नेट, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा नेटवर्क कितना अच्छा चला है, अच्छा चला भी है कि नहीं चला। तो फिर अब यहाँ हर पिक्चर में यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें ये ऐड करता जाएगा। फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे वेट्स है, और यहाँ पे इनपुट का डेटा है। फिर 2 लेयर से गुजरा, प्रेडिक्शंस में गया, प्रेडिक्शंस में जाके फिर इसने कहा कि एक प्रेडिक्शन है और एक आपका ट्रू टारगेट है, और उसके ऊपर उसने लॉस फंक्शन लगाया, और यहाँ पे उसने एक लॉस स्कोर को जनरेट कर दिया है। ठीक है। अब ये कहते हैं द फंडामेंटल ट्रिक इन डीप लर्निंग इज टू यूज दिस स्कोर एज अ फीडबैक सिग्नल। फीडबैक सिग्नल को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? कोई भी आइटरेशन या कोई भी एग्जीक्यूशन अगर फॉरवर्ड हो रही है, और उसके बाद वो पीछे से अपनी एग्जीक्यूशन के पीछे से जो है वो कोई सिग्नल लेती है, जिसमें उसको ये पता चलता है कि पीछे क्या काम हुआ था, ताकि वो आगे की वैल्यूज को एडजस्ट कर सके। एज फार एज आई अंडरस्टैंड, मुझे ये बात समझ में आती है। अगर इसमें कुछ ऐड करना है किसी को तो कर दे। इन अ डायरेक्शन दैट विल नहीं, लोअर तुम द ठीक कह लॉसेस। रही हो कि वो फीडबैक यही होता है कि जो वो पहली दफा एक इनपुट गया और जो वो एक लेयर से गुजरा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो वो जो प्रीवियस उसकी जो उसने जो रीड किया होगा फीचर्स को, तो वो उसको याद रखेगा। फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो वो और मतलब क्लियर होता जाएगा उसके लिए उसका स्केच। फिर वो और आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से क्या होता है, वो एक एक फिल्टर से जब गुजरता जाएगा तो वो समझता जाएगा कि भाई पहले तो ये इतनी सारी डायमेंशंस बता रहा था। अब वो जब आगे बढ़ेगा तो वो जब उसने रीड कर लिया होगा पिछली चीजों, पिछले वेट्स को, तो बोलेगा नहीं ये इसके लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब जो उसके जो वेट जनरेट हुए होंगे ना, और जब वो जाकर उससे जाके रीड करेंगे उससे ट्रू टारगेट से जाकर, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस आएगा ना। तो वो क्या करेगा कि उसने उसने रीड कर लिया कि इतना डिफरेंस आया था। अभी वो क्या करेगा, वो दोबारा रीडिंग करेगा, दोबारा आगे वो फॉरवर्ड जाएगा। जब वो आगे जब मजीद फॉरवर्ड होगा
तो वो फिर देखेगा कि पहले तो उसमें से जो जितने उसने माइनस करे जो उसका ट्रू टारगेट था उससे, तो वो जब मजीद रीड करेगा तो डेफिनेटली वो उससे कम कैलकुलेट कर देगा। इस तरीके से जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा पीछे के वो बैक प्रोपगेशन को वो याद रखेगा कि इसने इतना इससे लाइक ट्रू टारगेट से ये इतना दूर था, तो वो जाहिर सी बात है और मजीद और आगे स्टेप बढ़ाएगा। तो तुमने सही बताया, बैक बैक प्रोपगेशन इसी तरीके से होती जाती है। जब जब वो ट्रू टारगेट से जाकर अटैच होता है देन वो उसको और पता चलता है ये कि जो नहीं अभी तक मैं प्रोसेस, इतना दूर हूँ, फिर वो दोबारा बैक होता है, फिर हाँ वो दोबारा टारगेट दोबारा वो इसी तरीके से ये बार बार इसी तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है। और वो फिर एक ट्रू टारगेट तक पहुंच जाता है कि भाई ये 4 है कि ये 5 है, इस तरह से। हाँ, इसको काइंड ऑफ हम इसको काइंड ऑफ एडजस्टमेंट कह सकते हैं। और यही वर्ड यहाँ पे भी यूज हुआ हुआ है कि ये जॉब जिसको हम एडजस्टमेंट की जॉब कहते हैं, ये क्या कौन कर रहा होता है, ये ऑप्टिमाइजर कर रहा होता है। क्योंकि जब हम न्यूरल नेटवर्क पे जाएंगे तो हम बार बार इस इन इन चीजों को देखेंगे। लॉस फंक्शन क्या है, ऑप्टिमाइजर क्या है, और फिर ऑप्टिमाइजर में हम हाँ, किसको कॉल कर रहे हैं। ये तो मतलब कि वो डिफरेंट अभी, अलगैरिथम ही है जो मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम यूज करेंगे कि भाई कौन सा किस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजर कौन सा है जो ऑप्टिमाइज करेगा कि जो जो वेट जनरेट हो रहे हैं आगे से बैकवर्ड इस तरीके से, तो वो ऑप्टिमाइज करता चला जाएगा। इसी तरीके से ये सारे जो डिफरेंट तुमने नाम अभी नाम लिए ये सारे अलगोरिथम है जो हम न्यूरल नेटवर्क में यूज करेंगे इसकी ट्रेनिंग के दौरान। इसका नाम बेसिकली बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम है। ये एक हाँ सेंट्रल एल्गोरिथम है जो हम डीप लर्निंग में यूज करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादातर इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैवी वाली यूज हो रही है, वो अगले चैप्टर्स में सारी बहुत डिटेल में है। और वो हम अगर यही बुक कैरी ऑन कर रहे होंगे तो हम पढ़ते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको इस तरह से देख लेते हैं कि अब पिक्चर में क्या चेंज आया। हमने कहाँ तक देखा था? हमने वाई प्रेडिक्शंस और ट्रू टारगेट्स के बाद लॉस फंक्शन लगाया था। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद ये लॉस स्कोर इसने बता दिया कि इतना है। और दोबारा ये ऑप्टिमाइजर में चला गया। और ऑप्टिमाइजर में जाके ये फिर वेट से होते हुए फिर ये आई थिंक सेकेंड लेयर में जाके और दोबारा से ये इसको प्रोसेस कर देगा, एज फार एज आई थिंक। ठीक है, इनिशियली द वेट्स ऑफ द नेटवर्क्स आर असाइंड रैंडम वैल्यूज। अब क्या होता है कि जब हमारा हमारा जो नेटवर्क है वो स्टार्ट होता है, तो वैसे ये वाली बात बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये हर जगह बहुत सारी जगहों पे जहाँ जहाँ बड़े मॉडल्स लगे हुए हैं वहां पे ऐसा होता है कि सबसे पहले जो नेटवर्क स्टार्ट होता है वो रैंडम वैल्यूज से स्टार्ट हो जाता है। तो जब रैंडम वैल्यूज कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, सो द नेटवर्क मेयरली इम्प्लीमेंट्स अ सीरीज ऑफ नंबर रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आपका नेटवर्क जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है सीरीज ऑफ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो क्या होता है, नेचुरली इट आउटपुट इज फार फ्रॉम, अब जो आपका आउटपुट आएगा, ऑफ कोर्स जब रैंडम नंबर ही रैंडम है, आपका जो आउटपुट होता है वो वो नहीं होता जो आना चाहिए। वो काफी दूर होता है उससे जो होना चाहिए। एंड द लॉस स्कोर इज अकॉर्डिंगली वेरी हाई, और लॉस स्कोर आपका बहुत हाई हो जाता है। बट विद एवरी एग्जाम्पल द नेटवर्क प्रोसेस द वेट्स आर एडजस्टेड अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेसेस होते रहते हैं, एग्जीक्यूशन होता रहता है, तो नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता लॉस स्कोर को डिक्रीज करना शुरू करता है। दिस इज द ट्रेनिंग लूप, और इसको हम ट्रेनिंग लूप कहते हैं। विच रिपीटेड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम, जिसका एक हम उसको ये भी बता देते हैं कि तुमने इतने टाइम चलना है, मतलब इतना वक्त नहीं चलना, इतनी दफा चलना है। अगर उर्दू में बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे कि उसको बता देंगे कि इतनी दफा तुमने चलना है, टिपिकली टेंस ऑफ आइट्रेशन ओवर थाउजेंड ऑफ एग्जाम्पल्स। तो वो ज्यादातर ऐसा होता है टिपिकली। यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं नहीं जी। अच्छा, जो हमारे थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स होते हैं उनकी आइट्रेशन टेंस ऑफ टाइम्स हो सकती है। लेकिन ये कोई डिस्क्राइब नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। years वेट वैल्यू दैट मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, और जितना ज्यादा जो है वो वेट्स उसके उसके वो एडजस्ट हो रहे होते हैं, उतना ज्यादा उसका जो फंक्शन होता है लॉस फंक्शन मिनिमाइज करता है वेट्स को, आई थिंक। अ नेटवर्क विद अ मिनिमल लॉस इज वन फॉर विच द आउटपुट आर एज क्लोज एज कैन बी। और उसके बाद आपका नेटवर्क इतने कम लॉस लॉस के ऊपर चला जाता है। लॉस वही है जो टारगेट और प्रेडिक्शन के बीच में है, वो इतना कम हो जाता है कि जो सफिशिएंट हो जाता है कि हम ये कहते हैं अच्छा जी अब ये
ट्रेन नेटवर्क हो गया। वंस अगेन इट्स सिंपल मैकेनिज्म दैट्स वन स्केल्ड एंड अप लुकिंग लाइक अ मैजिक। फिर दोबारा वो यही बात कह रहा है कि एक दफा ये आपका मैकेनिज्म रन हो जाता है तो ये एंड अप होता है मैजिक की तरह से। एक आपको मैजिक दिखता है कि हाँ जी ये मॉडल ट्रेन हो गया और अब ये पहचान रहा है, पहचान पा रहा है कैट्स को, डॉग्स को। ऑल्दो डीप लर्निंग अभी कहते हैं कि क्या था कि 2010 तक तो इसका ओनली रोज टू 2010 तक ये ऊपर होती रही, आती मतलब ज्यादा उसमें इसमें काम होता रहा। इन द फ्यू इयर्स सिंस इट हैज अचीव नथिंग शॉर्ट रेवोल्यूशन इन द फील्ड। मुझे ऐसा लगता है ये भी मुख्तलिफ सोर्सेस से जो मैंने देखा है कि जब तक हमारा जो डीप लर्निंग मशीन लर्निंग मशीन्स के ऊपर बेस कर रहा था कि जितनी ज्यादा पावरफुल मशीन्स होंगी और जितनी ज्यादा हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर होगी उस वक्त तक हम इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। जब हमारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम आया और क्लाउड के ऊपर हमारे पास इतने पावरफुल सर्वर्स आए कि उस पे हम जाके जो है वो बहुत बड़े टास्क, जो बहुत बड़ी कंप्यूटेशनल टास्क होते हैं, वो परफॉर्म कर सकते थे और हमारी हमारी मशीन्स के ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो गई, तो फिर डीप लर्निंग और एआई से रिलेटेड का ज्यादा अच्छे तरीके से होने लगे। ये बुक थोड़ी सी पुरानी है लेकिन अच्छी बहुत है। In particular, deep learning has enabled the following breakthroughs all in historical difficult areas of machine learning. Deep learning ने मशीन लर्निंग को कैसे थोड़ा सा पीछे छोड़ा कि ये नियर ह्यूमन लेवल इमेज क्लासिफिकेशन है। हमारे लेवल के मुताबिक ये इमेज को क्लासिफाई कर सकता है। स्पीच ट्रांसक्रिप्शन जो है, आई थिंक इस स्पीच ट्रांसक्रिप्शन की मिसाल हम यूट्यूब पे जब कोई वीडियो चल रहा होता है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट नीचे अब रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, या हम बोल रहे हैं और वो यूट्यूब पे अगर वो ऑन एयर हो जाए तो आई थिंक जब भी हो सकता है। हैंड रिटन ट्रांसक्रिप्शन ये काफी मुश्किल काम है, इस पे तो अभी भी काम हो रहा है कि जिसमें अगर हम ऐसा कोई असिस्टेंट बना पाए कि जो हमारे बच्चों के पेपर्स को चेक कर सके, तो वो अभी भी इतने टाइप की हैंड राइटिंग्स है, एक तो वो डिफिकल्ट है, दूसरा ये कि किस परसेप्शन से उसने लिखा है, जो ह्यूमन इंट्यूशन ज्यादा बेहतर तरीके से, ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छे तरीके से उसको सही एग्जामिन कर सकती है कि यही नंबर इसके होने चाहिए, वो अभी भी ये नहीं कर पाता। ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड मशीन ट्रांसलेशन में तो बहुत औसम काम हुआ हुआ है, बहुत ही औसम। पता नहीं कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको ट्रांसलेट फौरन फौरन कर सकते हैं। ड्रामेटिकली इम्प्रूव टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन, ऐसे हम मॉडल्स बहुत सारे देख चुके हैं जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट टू स्पीच है, स्पीच टू टेक्स्ट है, और दोनों भी हैं। टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी कर रहे हैं, स्पीच टू स्पीच भी कर रहे हैं, और वो लिखा हुआ भी आ रहा है। और अब तो ऐप भी ऐसे हैं कि आप बस 3-4 मिनट में एक वीडियो बना लें जिसके अंदर टेक्स्ट भी एडिड है और वो स्पीच भी कर रहा है। रियल टाइम तो नहीं है, रियल टाइम में शायद थोड़ा भी ट्रबल है, अदरवाइज तो अच्छा चल रहा है। डिजिटल असिस्टेंट्स लाइक गूगल असिस्टेंट एंड अमेजोन, अब जब ये इस वक्त लिखी गई थी तो उस वक्त गूगल असिस्टेंट ही थे, अब तो हम अपना खुद ही असिस्टेंट बना सकते हैं। नियर ह्यूमन लेवल ऑटोनमस ड्राइविंग में भी अब काफी ज्यादा काम और हो चुका है। पार्किंग के इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। आई थिंक जो एक्सीडेंट के इश्यूज थे उनके ऊपर भी अच्छा खासा काम हो चुका है। अब उनकी जो वो है लाइक उसकी एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई है। इम्प्रूव एड टारगेटिंग एज यूज बाय गूगल, बायदू एंड बिग एड्स के ऊपर आई थिंक काम होता है, जो एड्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। अब ऐसे असिस्टेंट बन गए हैं जो खुद से कॉल्स कर सकते हैं, खुद से मैसेज कर सकते हैं मुख्तलिफ कस्टमर्स को, उनको गाइड कर सकते हैं और आखिर में उनको फिर किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट भी कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड सर्च रिजल्ट्स ऑन द वेब, इम्प्रूव्ड सर्च रिजल्ट्स तो 3-4 साल में हमने देखा ही है कि एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है। कि हमें अगर आज नमक चाहिए तो वो 4 दिन तक हमें नमक की एडवर्टीजमेंट दिखाता रहेगा। तो वो एल्गोरिथम में जब एक चीज चली जाती है तो वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से हमें दिखा ही रहा होता है। जो कि आज से 10 साल या 6 साल पहले, इतना तो मुझे नहीं याद, लेकिन 10 साल पहले जब मैं सर्चिंग करती थी जो इट वॉज इम्पॉसिबल दैट टाइम।
एबिलिटी टू आंसर नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस। अब कुछ नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस जिसमें हमारे इमोशंस भी आ जाते हैं, तो अगर हम देखें कि सोफिया है या और इस तरह के जो रोबोट्स हैं, अगर हम उनसे कहें कि हमें गुस्सा आ रहा है या इस तरह के, तो उन 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 इवन के उन इमोशंस को भी समझ रही है। और वो उनको समझ तो नहीं रही, बस जो उसको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सुपर ह्यूमन गो प्लेइंग में आई थिंक वो वाले सारे रोबोट्स आ जाते हैं जो इंसानों से खेल रहे होते हैं और काफी हद तक उनसे बेहतर भी खेल रहे होते हैं। अब रोबोट्स में मैंने देखा कि वो भी हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं और टेनिस खेल रहे हैं, और वहां पे 3 या 4 लोग उनसे खेल रहे हैं और इस तरफ एक ही रोबोट है और वो एक्टिवली उनको हरा रहा है। तो पता नहीं कौन उसमें कंप्यूटर विजन के कैमरास लगे हुए हैं और उसको कितनी पावर है उसको डिसीजन लेने की, कि वो सेकंड्स में वो डिसीजन लेता है कि उसको किस तरफ जाना है और किस तरफ से हिट करना है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, टाइम भी खत्म हो गया है। Excuse और